तमिलनाडु में विजय की पार्टी सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ तो गई, लेकिन अब सरकार बनाने की बड़ी दिक्कत है। किसी तरह से केंद्र चाहता है कि सरकार न बनने पाए क्योंकि कांग्रेस जुड़ गई है। शायद कांग्रेस का समर्थन नहीं होता तो ये दिक्कतें इतनी नहीं आती। सत्ता का लोभ ऐसे किसको नहीं होता है? अगर कांग्रेस को है तो अब उसमें क्या बुरा है? क्यों हम कांग्रेस से ही सारी जितने भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी उम्मीद करते हैं और बाकी तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पॉलिटिक्स करे, ये हम मान के चलते हैं। विजय थलपति की सरकार बन भी जाएगी 118 में, तो वो तो मान के चलिए मझधार में फंसी हुई नैया की तरह रहेगी। डीएमके उसको अपने हिसाब से चलाएगी। विजय के लिए जो मुर्गी पकड़ना जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है। और जो बहुत सारे उनके जो विधायक होंगे वो उस विचारधारा के होंगे जो डीएमके और अन्ना डीएमके की। आप एक्टर बन के वोट ले सकते हो, एक्टर बन के काम कर सकते हो, लेकिन जमीनी हकीकत को समझना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आज बीजेपी होती है 106 पे तमिलनाडु में, तब गवर्नर नंबर मांगते, तब मांगते नंबर, तब तो कहते हैं हम बनाइए सिंगल लार्जेस्ट। विवेक उनका दूसरी तरफ चला जाता, तो उनका विवेक भी गवर्नर्स का, सारे गवर्नर्स का केंद्र की सत्ता के हिसाब से बदलता रहता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम में जहां पश्चिम बंगाल ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं तमिलनाडु ने चौंका दिया। तमिलनाडु में विजय की पार्टी सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ तो गई, लेकिन अब सरकार बनाने की बड़ी दिक्कत है। जब भी वो राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल उन्हें कहते हैं नंबर लेकर आओ। 118 का जादुई आंकड़ा उन्हें चाहिए। एक बार 108 हुआ, एक बार 112 हुआ, अब 116 हो चुका है और अभी भी 2 की दरकार है। किस तरीके की तस्वीर तमिलनाडु में बनती दिखेगी? क्या वाकई में विजय सरकार बना पाएंगे या नहीं? और जिस तरीके से अब डीएमके कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ भी नहीं रहेंगे, यानी कि वहां से तमिलनाडु से भी आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या होगा तमिलनाडु का राजनीतिक स्ट्रक्चर? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, अनुराग वर्मा जी, राकेश शुक्ल जी, संजय राणा जी और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। सर, तमिलनाडु कैसे देख रहे हैं? क्या तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है? तो वैसा ही हो गया कि हम ढेर सारा नंबर भी लेकर आ गए और तो भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं हमको। हाँ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और कभी कभी क्या होगा कुछ समय मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक केंद्र का इशारा है जो गवर्नर के लिए, वो उसको बहुत ही जो है शिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए तो आप जो है लार्जेस्ट पार्टी जो आती है वो उसको इन्वाइट करता है गवर्नर जो है, और उसके बाद वो फ्लोर पे अपना जो है कि बहुमत जो है सिद्ध करता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया और जब विजय गए उन्होंने कहा कि हम एक गठबंधन के तहत इसको सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है ये पहली बार वो अकेले गए थे, अपने ही जो संख्या उनके साथ लेके, तब भी गवर्नर ने ये कहा था कि आप पहले बहुमत अपना दिखाइए तब हम करेंगे। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं से पेच फंसा हुआ है, लेकिन उधर से ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। किसी तरह से केंद्र चाहता है कि सरकार न बनने पाए क्योंकि कांग्रेस जुड़ गई है। शायद कांग्रेस का समर्थन नहीं होता तो ये दिक्कतें इतनी नहीं आती। तो अभी बीच में बात चली डीएमके एआईडीएमके एक साथ मिलकर और आएंगे, और एक ने तो कह भी दिया, वो उनके की नेता हैं जो दिनाकरन शायद, उन्होंने कहा कि साहब 120 का समर्थन है एआईडीएमके के जो नेता हैं उनको। तो इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं, ये चल रही है। मुझे लगता है अंत में एक पीपल्स प्रेशर भी कहीं ना कहीं वहाँ दिखाई दे रहा है। जो विजय की पार्टी जीत के आई है और उसमें जनता में जो एक थोड़ा थोड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है केंद्र की तरफ को भी समझ में आ रहा है इन चीज़ों को। और देर सवेर मुझे लगता है शाम तक स्थिति क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बन रही है, क्योंकि 116 का तो उन्नको मिल ही गया समर्थन। बाकी एक था जो वो भी जो है कि उसके नेता ने कहा कि उसका साइन कर दिया, उसका जो नेता है उसने कहा जाके मिल गया गवर्नर से, उन्होंने कहा साहब मेरे एमएलए ने तो साइन ही नहीं किया था, उसकी चिट्ठी दिखा रहे हैं, फर्जी चिट्ठी है। तो पूरा ड्रामा चल रहा है मुझे लगता है। इसीलिए कि लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए है, उसको लगता है कि यहाँ पे किसी तरह से अपनी सरकार अपने समर्थन वाली, या कम से कम एआईडीएमके जो कि उनके पार्टनर है,
तो उसकी सरकार वहाँ पे स्थापित की जाए, जो जिस तरह जो गवर्नर पहले ही वहाँ सब हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये स्थितियाँ चलेंगी, लेकिन देर सवेर एक प्रेशर होता है, क्योंकि पीपल्स प्रेशर है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो बनाना कहीं तो ना कहीं पड़ेगा ही, दिमाग सर, में बिल्कुल है कि अंत में जो अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ ऐसा हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, जो कि केंद्र सरकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसका एक एक्सप्लेनेशन देना। तो मुझे लगता है देर सवेर अभी ये चलेगा, क्योंकि देखिए राजनीति में यही होता है कि अपना किस तरह से आप जो है कि कुछ हासिल कर लो किसी भी टेढ़े सीधे रास्ते से, और वो पूरा गेम चल रहा है, इसको तोड़ो उसको तोड़ो इसको मिलाओ, लेकिन अंत में वही होगा। मुझे लगता है सरकार बनी ही जाएगी विजय की। पीयूष सर इशारा कर रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर जो है बार बार विजय को वापस भेज दिया जा रहा है राज्यपाल की तरफ से, आप क्या कहती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, उसमें तो कोई शक शुबहत उस पर कहीं है नहीं, क्योंकि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है ये तय करने का कि किसके पास बहुमत नहीं है। जो अगर हंग असेंबली है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्लेम करती है तो ये बहुत क्लियर है, बोमाई जजमेंट है, उसके बाद के भी कई सारे उदाहरण हैं कि आप बुलाइए और फ्लोर पे डिसाइड होगा ये कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है, जो कि पहले हमने देखा है। कर्नाटक में बुलाया गया था, येदियुरप्पा की सरकार गिर गई, उनके पास बहुमत नहीं था। उत्तराखंड में भी हमने देखा था। तो ये मामला राजभवन में नहीं सेटल हो सकता है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेटल होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल बार बार उनको वापस भेज रहे थे। लीगली एक तरह से कह लीजिए तो राज्यपाल भी अपनी तरफ से बिल्कुल गलत नहीं थे, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, जो विजय ने चिट्ठी दी थी टीवीके की, उसमें उन्होंने 120 एमएलएस का सपोर्ट क्लेम किया था, लेकिन सिग्नेचर सिर्फ उन्होंने 116 के नहीं 116 के दिए थे। तो अंदर ये कवरिंग पेज पे उन्होंने पहली बार गए तो 108 का ही था, पहली बार 108 दोबारा गए तो 116 लेके कवरिंग लेटर में उन्होंने 120 लिख दिया, अंदर उनके पास वो लेटर्स थे नहीं। तो ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्थिति थी। तो राज्यपाल ने उनको ये तो सही कहा कि आप लेटर्स लेके आइए। लेटेस्ट जहाँ तक मेरी जानकारी है वीसीके ने अपना लेटर उनको दे दिया है, और अभी आप कंफर्म कर सकती हैं, शायद वो मिलके आए हैं गवर्नर से और थोड़ी देर में उनको न्योता मिल जाएगा सरकार बनाने का। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक बड़े ही इंटरेस्टिंग दौर से अभी गुजर रही है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इवन बंगाल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तमिलनाडु हो गया है, क्योंकि जो हम पिछले 65-66 सालों से देख रहे थे, जो कि द्रविडियन पॉलिटिक्स आसपास जो पॉलिटिक्स घूम रही थी, वो सडनली वो एक साइड बन गया है। वो जो दोनों पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके एकदम मिरर इमेज एक दूसरे की हुआ करती थी, और उन दोनों के बीच में ही सत्ता का बंटवारा हुआ करता था। उसमें तीसरा कोई भी बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाता था। वो चीज अब बदल गई है। एक जो स्पेस थी नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स की, विजय ने उसको पहचाना, उनकी एक्यूमेंट कही है, और उस वैक्यूम को बिल्कुल इतनी मजबूती से भरा है कि अब वो एक स्पेस है जो नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स का, उसको एक आवाज मिलेगी तमिलनाडु में। और जहां तक कांग्रेस की बात है, डीएमके तो झूठ मूठ का रोना रो रही है कि बैक स्टैब कर दिया। इतने सालों से कांग्रेस उनके साथ वहाँ पे अलायंस में थी, उन्होंने कभी इनको पावर शेयरिंग में तो नहीं शामिल किया, कभी इनको एक मंत्री पद भी नहीं मिला, जबकि सेंटर में जब डीएमके शामिल होती है तो वो मंत्री बनते भी हैं और पूरी सत्ता का सुख भी उठाते हैं। तो अब ये कहना कि कांग्रेस अपनी एक सत्ता के लोभ में उधर चली गई है, सत्ता का लोभ वैसे किसको नहीं होता है, अगर कांग्रेस को है तो अब उसमें क्या बुरा है? क्यों हम कांग्रेस से ही सारी जितने भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी उम्मीद करते हैं, और बाकी तो अपॉर्चुनिटी की हिसाब से पॉलिटिक्स करे, ये हम मान के चलते हैं। तो अब लेकिन डीएमके एआईएडीएमके दोनों का ऑपोजिशन में बैठना मोर और लेस मेरे ख्याल से अब सेटल है, क्योंकि ये जो चर्चाएं चल रही थी कि वो मिलके बना लेंगे, मुझे लगता है कि इससे तमिलनाडु की जनता बहुत आक्रोश में आ जाती और सड़कों पे उतर आते हैं। और लोग वहाँ तमिलनाडु में जब सड़कों पे उतरते हैं तो बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर इस चीज़ को ज़्यादा लिंगर ऑन कर सकते हैं, कितना भी सेंटर का इशारा हो। लेकिन अगर वीसीके ने चिट्ठी दे दी है, हाँ, अगर वीसीके ने चिट्ठी दे दी है, जो कि मेरी जानकारी के हिसाब से दे दी गई है, 2 उनके एमएलए हैं, दोनों ने चिट्ठी दे दी है, तो इनके पास नंबर अब पूरे हो गए हैं और इनकी सरकार मंडे तक मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से बन ही जाएगी। राकेश सर, जब राज्यपाल पर सवाल उठते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, सरकारी आयोग जब बना था केंद्र राज्य संबंधों के हिसाब से, तो उसमें भी उस तरीके की बात कही गई थी कि राज्यपाल जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए बोलेगा, न कि नंबर और साइन मांगेगा। ठीक है, पर अटल जी की जब सरकार थी तो भी उस समय भी यही हुआ था कि इस तरीके से आपको जो है नंबर्स देने हैं, साइन देने हैं, तो वही राज्यपाल कर रहे हैं। अब आप कवर पर लिख के दे रहे हो कि 120 हमारे साथ हैं और अंदर साइन दिखा रहे हो 116 का, तो कैसे उसको ओके किया जाएगा? राज्यपालों ने 2 राज्यों में मौका दिया था, एक कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में, और दोनों राज्यों में जिनको मौका दिया गया वो दोनों थे भारतीय जनता पार्टी के। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा को मौका दिया गया, उन्होंने शपथ लिया, लेकिन
हाउस में बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार चली गई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी जब अजीत पवार जी की लिस्ट लेके आए थे कि 45 या 47 विधायक मेरे पास हैं, और उसमें भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर थे, उन्होंने मौका दिया, लेकिन हाउस में बहुमत साबित नहीं हो पाया। तो राज्यपाल के सामने ये दो उदाहरण हैं कि आपको यदि कम संख्या पे हमने शपथ ग्रहण कराया, सरकार बनाने का न्योता दिया, और बाद में यदि आप असफल हो जाते हैं, तो यदि तमिलनाडु में राज्यपाल यदि ये काम नहीं होने दे रहे तो उसमें गलत क्या है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार गिरती है नहीं गिरती, उसकी जिम्मेदारी है। उनको तो इसलिए प्रोटेस्ट कराने का इसलिए ऑर्डर देना है गवर्नर बस। के पास ये अधिकार तो है ना। किस नहीं है, उसका अधिकार है कि वो इनवाइट करेगा जो लार्जेस्ट पार्टी है। फ्लोर टेस्ट, बोला अरे ना, ऐसा फ्लोर टेस्ट, ऐसा फ्लोर नहीं है। टेस्ट। हाँ फ्लोर- चलिए फ्लोर चलिए। टेस्ट। अपना अपना व्यू पॉइंट है ना, वो ठीक है। वो तो शुक्ला जी का इसलिए वहाँ की जो सारी व्यू रचना है, वो व्यू रचना कहीं ना कहीं डीएमके की तरफ से है, क्योंकि जितना बड़ा नुकसान डीएमके को हुआ है, उनका प्रमुख चेहरा एमके स्टालिन तक चुनाव हार गए। तो ये पूरा प्लान डीएमके का बनाया हुआ है, ऐसा कह रहे हैं आप? डीएमके ही रोक रही है, क्योंकि जो भी दल हैं वो किसके साथ है? डीएमके के साथ है, और डीएमके एक एक करके यदि उनको छोड़ रही है, और मैं तो ये कहता हूँ यदि विजय थलपति की सरकार बन भी जाएगी 118 में, तो वो तो मान के चलिए मझधार में फंसी हुई नैया की तरह रहेगी। डीएमके उसको अपने हिसाब से चलाएगी, क्योंकि विजय थलपति कोई पॉलिटिशियन नहीं है। और जिस दिन वो एक मान के चलिए एक धमकी भरी सरकार, धमकी के बीच वाली सरकार होगी कि डीएमके धमकाती रहेगी कि आप इस हिसाब से चलो, और नहीं तो आपकी सरकार हम, यानी 118 का अंक क्या है? एक विधायक भी इधर से उधर हुआ, और उनमें से सारे विधायक किसके हैं? 107 के अलावा सारे विधायक जो है डीएम यानी इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, सीपीआई, सीपीएम और आपके कांग्रेस खुद, और बाकी बीएसके, ये सारे कौन हैं? ये सब डीएमके के पैरोल वाले हैं। तो डीएमके के पैरोल में भेजे गए हुए विधायक कितना बेहतर तरीके से सरकार चला पाएंगे। इसलिए यदि सरकार बन भी गई तो सरकार की स्थिरता को लेकर मुझे संदेह है। बिल्कुल अनुराग सर, विजय बन भी गए मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि वो तो पूरे टाइम यही बनेंगे कि वो उधर ना चला जाए, वो उधर ना चला जाए, वो जैसे मुर्गी के बच्चों को पकड़ते हैं ना, ऐसे दौड़ दौड़ के, भागना नहीं, वैसी वाली। और देखिए, ऐसा राजनीति में बहुत बार ऐसे पहला भी हुआ मुर्गी पकड़ने वाली चीज़ें, लेकिन वो जो है ना वो मुर्गी पालन के एक्सपर्ट लोग करते थे। इस बार ऐसा व्यक्ति करेगा जिसका मुर्गी पालन से कोई लेना देना नहीं रहा है। सिनेमा में सीएम बनना आसान है, सिनेमा में ऐसे विजय के लिए मुश्किल है। सीएम बनना भी आसान है, चली हुई पिस्तौल से निकली हुई गोली जाके दौड़ के पकड़ लेना भी आसान है। अब उसको असली जीवन में, रियल लाइफ में वो कैसे बना पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। देखिए, अभी जो राज्यपाल के रोल पे बात हो रही थी, मैं एक किताब में क्या लिखा गया और फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और ग्राउंड पे उसका यूसेज क्या है, इन तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर राज्यपाल के पास जाके कोई भी कह सकता है जी हमारे पास इतने लोगों का सपोर्ट है, आप हमें इन्वाइट कर लीजिए, हम और फ्लोर टेस्ट होंगे। फ्लोर टेस्ट और इसके बीच में किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरह से खरीद फरोख्त होती है, किस तरह रिजॉर्ट में भेजे जाते हैं, किस तरह से उनके फोन बंद कर दिए जाते हैं। पुडुचेरी के रिजॉर्ट में पाल को रमेश भंडारी जी ने सीएम बना दिया। तो ऐसी स्थिति में इसको अवॉइड, अगर ये हो गया तो फिर पंत साहब और पूर्णिमा जी फिर उसकी आलोचना करेंगे। तो इससे अच्छा, ऐसी बड़े लेवल की आलोचनाओं से अच्छा ये है कि जब तक छोटी छोटी आलोचनाएं नहीं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, कि जब तक इस चीज का क्लैरिटी ना हो कि आपके पास आपके साथ कितने विधायक। अच्छा देखिए, विजय के साथ एक और भी जो ट्रस्ट इशू है वो भी है कि विजय अभी एकदम फर्स्ट टाइमर है। उनको वो कैसे, मतलब वो शायद वो साउथ की मूवीज की तरह ही वो सीएम बन रहे हैं, वो भी एक अपने आप में वो है। तो जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है उसके लिए थोड़ा सा इस स्थिति को समझ पाना, उसको अडॉप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और देखिए, ये विजय के साथ एक तमिलनाडु में एक राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिज्ञों में भी और आम जनता में भी एक नए तरह की विचारधारा के साथ आज के बाद तमिलनाडु चलेगा कि नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या होती है, उसकी परिभाषा भी अब विजय ही लिखेंगे। वो ये एकदम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। तो विजय के लिए जो मुर्गी पकड़ना जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और जो बहुत सारे उनके जो विधायक होंगे वो उस विचारधारा के होंगे जो डीएमके और अन्ना डीएमके की है। तो उनके साथ लेके कैसे चल पाएंगे, वो मेरी शुभकामनाएं है विजय जी के साथ कि दौड़ के बंदूक की गोली पकड़ लें।
संजय सर, जिस तरीके से तमिलनाडु इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल जैसा ही पूरा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स भी यहाँ से चेंज हो रही है। जब रिजल्ट आया तो लगा कि हाँ ठीक है, द्रविड़ पॉलिटिक्स जो पूरी थी सारे वोटर्स ने उसको नकारा है, उस वैक्यूम को विजय ने भरा। लेकिन अब राहें इतनी आसान नहीं दिख रही, तो सरकार ही नहीं बना पा रहे, एक हफ्ता होने जा रहा है। देखिए, राहें तो बिल्कुल आसान नहीं थी और हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी कोई तीसरी पार्टी बनेगी और अचानक 106 107 सीट पा जाएगी। देखिए, इसमें दो चीज़ बिंदु हैं। एक होता है राजनीतिक बिंदु, होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिंदु। तो राजनीतिक बिंदु से अनुराग जी ने बताया, शुक्ला जी ने बताया, एकदम सही था कि भाई उनको देखना पड़ता, राज्यपाल को हर चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 163 के तहत उसको राइट है गवर्नर को कि किसको बुलाए किसको ना बुलाए, उस पर प्रश्न नहीं लगा सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि 164 के तहत फ्लोर टेस्ट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो ये बोल देना कि खेला हो रहा है, गवर्नर खेला करे, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकते हैं। और ये देखिए, वैक्यूम जो था बहुत दिन से था, क्योंकि दो ही, कभी इधर कभी उधर, जैसे पंजाब में था श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस, ये अल्टा पलटी चल रही थी और बीच में वैक्यूम बना हुआ था। जैसे ही आम आदमी पार्टी है उसको पकड़ लिया, तो वैसे ही वहाँ पे हुआ। लेकिन क्या होता है, जैसे अनुराग सर ने बताया कि आप अगर सीजन होते तो 2-4 एमएलए मैनेज करना, 10-5 मैनेजमेंट करना, ये चुटकी का खेल होता है। लेकिन फिल्मी एक्टर के लिए आप एक्टर बन के वोट ले सकते हो, एक्टर बन के काम कर सकते हो, लेकिन जमीनी हकीकत को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो विजय सर, राजनीति कहिए ना सीधे। हाँ, राजनीति को समझना, वहां पुरोधा बैठे हुए हैं सालों की समझना, और उनके सामने दिग्गज बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं, और उनके सामने खेला करना आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक एमएलए लेकर के, यह कह सकते हैं सेंटर से बैठ के ज्यादा कठपुतली नहीं बना सकती। हर चीज नियम के अनुसार चलता है। और हमारे पास जैसे 2 एग्जाम्पल सर ने दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे चांस दिए गए, पलटी हो गई। तो हर आदमी अपनी इमेज को ध्यान में देखता है, और गवर्नर की बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, वो इमेज के हिसाब से काम करता है। वो नहीं बुला रहे भाई, मेरे को एक बार आपने 106 दिया था, 7 दिया था, कुछ और निकला, फिर 216 दिया, आपने कुछ और लिखा, तो एक शंका की भावना आ गई, उनको एक डाउट हो गया। राज्यपाल ने कहा कि कवर पर आपने 120 लिखा है, लेकिन सर अंदर देखिए साइन तो 116 का है। बिल्कुल उनका अधिकार है। अब वो एक बार आपके दिमाग में अगर कोई शंका आ जाए तो आप करोगे। परीक्षा में नंबर आप क्या है, लेकिन आप 33 नंबर तो नहीं पाए हो ना, 33 यानी 118 मिलता, तो आप फेल हुए हो, तो कम से कम आपको सप्लीमेंट्री पेपर देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री ये विधायक हैं जो कहीं इधर से टूट के ला रहे, कहीं उधर से टूट के ला रहे। लेकिन आरोप लगाना गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हमें नहीं लगता कि ये न्याय संगत होगा, क्योंकि अपने कानून के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कहना कि सीजन पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, तो आप कोई नया एक्टर अगर कोई उसकी पार्टी जीत के आ रही है तो उसमें जो मिला हुआ मैंडेट है आप उसको अगर नेगेट करने की कोशिश करें तो ये किसी भी हिसाब से लेकिन मैम नंबर तो देना ही पड़ेगा ना। कहा मैंडेट को तो सर पे बैठा रहे हैं, नंबर तो देना पड़ेगा। स्टालिन यही तो चाहते हैं। स्टालिन चाहते हैं कि मेरे प्रति सद्भावना रहे और विजय के प्रति संदेह पैदा हो। इसलिए वो क्या कहते हैं कि डीएमके और एडीएमके मिलकर सरकार नहीं चलाएंगे, हमें जो जनादेश मिला है हम उसे स्वीकार करेंगे। और दूसरी तरफ पूरे राज्य में विजय थलपति के प्रति जितना संदेह पैदा हो सकता है उतना संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि VC के समर्थन तो दे रहा लेकिन दस्तखत नहीं कर रहा। तो ये संदेह और सद्भावना का बीच में पोरस लेके चल रहे हैं। विजय इसमें फंस गए हैं सर। द्रविड़ पॉलिटिक्स से इतर विजय एक बड़ा एजेंडा सेट करने में तो कामयाब रहे, लेकिन राहें जो है बड़ी मुश्किल है, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री सदन तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। तमिलनाडु की राजनीति, ये कहना कि द्रविड़ पॉलिटिक्स से अलग चली गई है, मैं सहमत नहीं हूँ। वो ठीक है, दोनों पार्टियां द्रविड़ शब्द लगाती हैं, इन्होंने तमिल शब्द लगा लिया है। तमिलनाडु की राजनीति वैसे ही द्रविड़ पॉलिटिक्स है जैसे यूपी बिहार की मंडल पॉलिटिक्स है। भले योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मंडल के इस ताकतों को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही न बिहार में गया, ऐसे ही वहाँ द्रविड़ पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर, विजय भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्चस्व है उनका। अब मैं बात हूँ राज्यपाल, देखिए दोनों तरह के उदाहरण, संविधान बिल्कुल ग्रे एरिया है इस मामले में। संविधान ने ये मसला छोड़ दिया है राज्यपाल ऑब्लिक राष्ट्रपति के विवेक पर। ये उनका विवेक है कि वो क्या फैसला लेते हैं, कॉन्शियस लिखा हुआ है, सीधे सीधे कॉन्साइंस। जो पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं और हम लोग थे उस समय जब रमेश भंडारी वहाँ गवर्नर थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी थी और फिर बीएसपी कांग्रेस अलायंस था। 3 महीने तक 4 महीने तक राज्यपाल भंडारी जी ने किसी को नहीं बुलाया था। कल्याण सिंह जाके दावा करे आए लेकिन नहीं बुलाए गए, चूँकि केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और नहीं बुलाया गया। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक मामला गया, लखनऊ बेंच में, और हाईकोर्ट ने कहा था कि गवर्नर बुलाए ये कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन गवर्नर को ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा था।
अब ऑप्शन कैसे एक्सप्लोर करें कि गवर्नर को चाहिए कि अगर पार्टियों को बुलाए अपनी पहल पर, सिंगल लार्जेस्ट को बुलाए, उनसे पूछे भाई आपका नंबर है कि नहीं है। अगर वो नंबर देने के लिए तैयार है तो उनको न्योता दे, अगर वो नहीं है तो उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी को बुलाए, फिर तीसरे नंबर की पार्टी को बुलाए। इस तरह का प्रयास गवर्नर को करना चाहिए। ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग रिपोर्ट किया था। लेकिन गवर्नर बाध्य नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, वो बुला भी सकता, नहीं बुला सकता, ये उसके विवेक पर ये व्यवस्था है। तो तकनीकी और संवैधानिक दृष्टि से तमिलनाडु के गवर्नर जो कर रहे हैं वो कोई गैर संवैधानिक काम नहीं बुला रहे हैं, वो इंश्योर होना चाहते हैं, लेकिन वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जो दूसरा है कि भाई आप बात तो करिए बुला करके, बाकी पार्टियों से बात करिए कि अभी क्या स्थिति है, और लगे कि आप कोई रास्ता निकाल रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है। ये मैं तकनीकी स्थिति की बात कर रहा हूँ। 1996 में अटल जी को बुलाया शंकर दयाल शर्मा ने, उनसे नंबर नहीं मांगे, उनको न्योता दे दिया, सरकार बनाइए, आप सिंगल लार्जेस्ट हैं। उसी का जिक्र मैं कर रही थी। 19 पे था, 13 दिन में सरकार गिर गई। ये एक मॉडल था। उसके बाद फिर देवगौड़ा बने, गुजरात बने, फिर जब चुनाव हुआ तो फिर हंग पार्लियामेंट थी, तो क्या नारायण राष्ट्रपति थे, उन्होंने नंबर चिट्ठी मांगी, समर्थन का पत्र मांगा अटल जी से। अब याद कीजिए 48 घंटे इंतजार करना पड़ता जयललिता का पत्र आने में। हम सब लोग बीजेपी ऑफिस में बैठे रहते थे, जाकर के आया कि नहीं आया, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सब लोग, प्रमोद महाजन लगातार बात कर रहे थे, और 48 घंटे बाद जयललिता का पत्र आया था, और तब जाके सरकार बनी थी। तो दोनों तरह के हमारे पास उदाहरण हैं। हाँ, मतलब सिग्नेचर मांगे गए हैं इतिहास में भी इस तरीके के बहुत सारे हैं। वही तो मैं कर रहा हूँ, मैं दोनों तरह उदाहरण बता रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है सर सरकारी आयोग भी इसीलिए बना था, इसी तरह के विवाद के। सरकारी आयोग तो बना था इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, बड़ा व्यापक उसका मैंडेट था। लेकिन बोमई केस में यह है कि फैसला सदन में होगा बहुमत का, ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि सदन में फैसला होगा। लेकिन उसमें भी ग्रे एरिया है, उस सदन में बहुमत का फैसला कब होगा, सरकार बनाने पर होगा, या सरकार बनती हुई है और कोई समर्थन वापस ले ले, जगदम्बिका पाल की तरह कोई गठबंधन की सरकार या विधायक चले जाए, उसका तो राज्यपाल बजाय सरकार को बर्खास्त करने के हाउस में मौका दें। ये देखिए फ्लोर पे जाएं। दोनों। जब मुलायम सिंह से बीएसपी ने समर्थन वापस लिया था 1995 में, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो गया था, तो पहले मोतीलाल वोरा ने मुलायम सिंह को समय देने की बात की कि इनको बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के मुलायम सिंह सरकार बर्खास्त कर दिया। तो हर तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब चूंकि तमिलनाडु का मसला ये है कि नंबर बहुत नज़दीक है, ये भी विवेक में भी आता है कि भाई आपका नंबर मान लिया, आप बैठे हो 48 सीटों पर और चाहिए आपको 118, तो आपको कैसे बुला ले, अगर 20-50 सीटें कम है। यहाँ बहुत, अब 116 तक हो गया है। तो एक तरह से गवर्नर भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी है कि भाई क्या अगर मान लीजिए एक प्रश्न उठता, अगर आज बीजेपी होती है 106 पे तमिलनाडु में, तब गवर्नर नंबर मांगते, तब मांगते नंबर, तब तो कहते हैं हम बनाइए सिंगल लार्जेस्ट, विवेक उनका दूसरी तरफ चला जाता। तो उनका विवेक भी गवर्नर्स का, सारे गवर्नर्स का केंद्र की सत्ता के हिसाब से बदलता रहता है कि कब मांगना है कब नहीं मांगना। शुरुआत में विनोद सर ने कहा वो एकदम ठीक कर रहे हैं, और फिर लास्ट आते आते आपने कह दिया नहीं, मैं तो सब गवर्नर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें कोई राज्यपाल केंद्र सरकार का वैधानिक एजेंट होता है। एजेंट शब्द थोड़ा नेगेटिव लोग लेकिन वैधानिक एजेंट होता है। उसका काम ही है कि केंद्र सरकार की नीतियों, केंद्र सरकार की जो सारी वो है उसका पालन करवाना। तो वो इसीलिए कई बार गवर्नर की पोस्ट को लेके भी अपोजिशन की जो सरकारें रही वो सवाल उठाती रही, लेकिन वो व्यवस्था है संविधान में, उसको आप कैसे आप बदल सकते हैं। चलिए, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद जिस तरीके से तमिलनाडु ने चौंकाया था, अभी तक वहां पर चौंकाने वाले ही एक के बाद एक घटनाक्रम सामने दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल विजय के पास नंबर है, लेकिन राज्यपाल उन्हें बार बार लौटा रहे हैं क्योंकि उनके पास जादुई आंकड़ा नहीं है, वो जादुई नंबर नहीं है जिससे वो सरकार बना सकते हैं। देखना है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में और किस तरीके के बड़े बदलाव देखने मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सवाल रखिए, अपनी राय रखिए। आप सब मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।